आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर सर भी जुड़ चुके हैं। अंकुर सर, आप अनम्यूट करके सेशन स्टार्ट करें। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? ओके ओके ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए लगभग 15 क्वेश्चंस बनाए हैं और इन 15 क्वेश्चंस में मैंने हर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन वाला ये सेशन है कि आपके साइंस में कि कोई भी दो चीज जिनके बीच में या तो उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं या उनमें इक्वलिटी ला सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपके क्वेश्चंस यहाँ प्रिपेयर करे हैं। तो मैंने जो आपका जो सिलेबस है उसे देखते हुए ये बनाए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, द्रव्य की अवस्थाओं का एक दूसरे में परिवर्तन, ये मेरा क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश वाला जो सीन है, हाँ ठीक है, मैं बाइलिंगुअल रखूंगा अपनी सारी बातें। ठीक है, तो सबसे पहली तो जो बात है, आप मुझे इतना सा बताएं कि किसी भी मैटर की कितनी स्टेट हो सकती है जनरली? 5 हो सकती हैं। हाँ जी, 5 हो सकती हैं। 5 हो सकती हैं, बिल्कुल 5 हो सकती हैं जी, बिल्कुल। और इनमें एक दूसरे में परिवर्तन जब करते हो, इनमें इन्हें जब एक दूसरे में कन्वर्ट करते हो, उन विधियों को क्या क्या कहते हैं? अलर्ट होके आज की सेशन का हर एक बात आराम से सोच के बताना। जो भी बातें होंगी बहुत अच्छी होंगी। संघनन, वाष्पीकरण, सारी की सारी विधियों के नाम लिख दीजिए। आप इतना मत लिखें कि कि द्रव को, मतलब लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं। जो भी विधियां हैं सबके नाम, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी, क्योंकि अगर आपको नाम पता होगा तो शायद मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पता है कि चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, जी बिल्कुल। कंडेंसेशन, बिल्कुल। जी बिल्कुल, सही है सही है। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है आपका, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में अंतर बताइए क्या होता है। हाँ, ओके ओके, ठीक है करिश्मा जी, ठीक है, ओके। तो देखिए, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन से ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि अभी ये लगा ही कि क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं। अच्छे से मुझे कौन डिफाइन करके बताएगा वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट में? हाँ राठौर जी, आपका सही है जवाब, सही है जवाब, लेकिन अच्छे से मुझे कौन बताएगा? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? एक हैं तो कैसे हैं और अलग अलग हैं तो कैसे हैं? हाँ जी सौरभ जी, लिक्विड टू गैस पॉइंट जी। तो अभी आपने जो ये मुझे बताया है 373, ये वैल्यू किसकी है, वेपोराइजेशन की है या बॉइलिंग पॉइंट की है? जी, ओके, ठीक है जी। देखें, हाँ आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी ये प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वाष्पन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वेपोराइजेशन क्या है, जो, अगर मैं से एक लाइन में कहूं, जो राठौड़ जी ने जो सबसे पहले कहा कि बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन वेपोराइजेशन टेम्परेचर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कहने का मतलब वेपोराइजेशन पहले हो जाता है और
कहने का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं पानी के लिए तो वेपोराइजेशन 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, लेकिन अगर आपको उसको बॉईल करना है तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना पड़ेगा। एम के राज ने क्या लिखा? वेपोराइजेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द बॉइलिंग और सब्लिमेटिंग प्रोसेस। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे एम के राज जी, मोस्टली एक्यूरेट जी बिल्कुल। अच्छा अगला, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, आपको आ रहे हैं, आपको ये सारी बातें आ रही हैं। देखिए सुने, मेरा जो उद्देश्य जो रहता है हर एक सेशन का वो ये रहता है कि मैं आपको कोई एक टर्म दूं और वो टर्म आपके माइंड में क्लिक होते ही उसकी जो भी कुछ बातें हैं, उसके आसपास की जो बातें हैं, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं कि उस टॉपिक के ऊपर क्या लिख रहा है, नीचे क्या लिख रहा है, वो सारी की सारी बातें आपके माइंड में आ जाती है। यही बात मुझे आप में सबसे अच्छी लगती है। अगला मेरा क्वेश्चन है, एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर क्या है? तत्व और यौगिक में अंतर क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर ही यौगिक बनते हैं जी। कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट cannot be break and cannot be synthesis made by of two elements homogeneous compound is mixture। राठौर जी सही गए हैं। अगर किसी ने मेरे को अगर एक अच्छा सा अगर एक जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और जो मैं सुनना चाह रहा था वास्तव में, आंसर लगभग हाँ, एक रेशो बिल्कुल। हाँ बबलेश जी बहुत अच्छे। तत्व O2 और यौगिक CO2 बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी। समान अणु वाले पदार्थ तत्व, असमान अणु वाले यौगिक। एलिमेंट इज होमोजेनस, कंपाउंड इज हेट्रोजेनस। जी बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि अगर जुड़ने वाले परमाणु, जुड़ने वाले एटम अगर समान प्रकृति के हैं, होमोजेनस हैं, तो उसने आप क्या कहोगे? एलिमेंट कहोगे। और जुड़ने वाले परमाणु अगर असमान प्रकृति के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, कहने का मतलब हेट्रोजेनस है, तो उन्हें आप कहोगे यौगिक। बहुत अच्छे जी। उसके बाद बहुत अच्छे, मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे उदाहरण के माध्यम से ना बताकर, हाँ उदाहरण भी दे सकते हैं मेरे अगले क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन सुने। आर्टिफिशियल स्वीटनर कृत्रिम मधुरक का शरीर पर अच्छे और खराब प्रभाव बताइए। आर्टिफिशियल स्वीटनर कृत्रिम मधुरक का शरीर पर अच्छे और खराब प्रभाव बताइए। लो शुगर वैल्यू, आप मुझे बताएं, पूरा लिख के बताएं कि इसके अच्छे प्रभाव ये हैं और ये खराब प्रभाव ये हैं। अभी ये जो लो शुगर वैल्यू है, इसे मैं किस में काउंट करूं, अच्छे में या खराब में? थोड़ा सा मुझे बताएं और अच्छे से बताएं। ओके, गुड में, ठीक है एम के राज जी। पॉजिटिव, ओके। लो कैलोरी, आप इसे जीरो कैलोरी कह सकते हैं। लो शुगर आप इसे हाँ ओके, लो शुगर नहीं। ओके, शरीर पर साइड इफेक्ट जैसे कुछ नहीं बबले जी, ये ऊर्जा नहीं देते, ये ऊर्जा नहीं देते, ये केवल टेस्ट देते हैं। बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी। वेट कंट्रोल बिल्कुल वसंत जी, गुड में। डायबिटीज हेल्थी शुगर जी, और डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है जी बिल्कुल। बेड के लिए अभी किसी ने मुझे बताया था, किसने बताया था बेड के लिए? कहाँ गया भाई? हाँ ओके, नेगेटिव डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, ओके। त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव, ओके। पॉजिटिव लो शुगर, गुड फॉर डायबिटीज मेलिटस एंड वेट कंट्रोल, ओके।
ओके ओके ओके। नेगेटिव ऑस्टिनिज्म, ओके। वो क्या साइड इफेक्ट है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि इससे शरीर का भार, शरीर का वेट बहुत ज्यादा कम हो सकता है। एक होता है सैकरीन, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। सैकरीन से तो जेनेटल कैंसर तक हो गए थे लोगों को, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। हाँ, हार्ट डिजीज भी है, बिल्कुल। बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी को आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में पता है। बहुत अच्छे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल मोनिका जी, सही बात। ये आपके बेड में आ गया, ओके। बहुत अच्छे। तो मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ओबेसिटी बेड, ओके। मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बताइए। मैंने अंतर, हाँ, मैंने फुल फॉर्म नहीं, मैंने अंतर पूछा है। और मेरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बताइए। अगर आप लोगों को वैल्यूज पता है तो मेरे को वैल्यूज बताइए, और पूरा अच्छे से लिख के। अगर इनके यूनिट्स के साथ बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 6.67, g is the, g is for can be find for any other planet, okay। g gravitational between any two object, g gravitational acceleration to, ओके। 6.67, ओके ओके। हाँ जी। अभी अनसेंड जो हुआ वो क्या था? ओके, सिक्स, बिल्कुल। जी खेम से नहीं, जी बिल्कुल। न्यूटन मीटर, ओके जी। और कैपिटल जी का मात्रक क्या है? और ये जो जी की जो वैल्यू लिखी है गुरुत्वीय त्वरण की, इसे थोड़ा देखेंगे भाई। ओके, ठीक है। रीना जी, आपने ये वैल्यू लिखी है, ये कैपिटल जी की है जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। करिश्मा जी, इसमें सेकंड स्क्वायर आएगा। हम्म। नहीं, एसएम जी, ये कैपिटल जी का जो मान है, आपने ये जो ये वैल्यू है 9.8, ये थोड़ा सा सही करें भाई। आप लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस आ रहा है। कुछ ही विद्यार्थी हैं जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाकी सभी विद्यार्थी थोड़ा सा फिजिक्स आते ही थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं। हाँ रीना जी, बिल्कुल ये सही है। स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी का मान विद यूनिट क्या होगा भाई? मात्रक के साथ बता दीजिए कैपिटल जी का मान। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, बिल्कुल एम के राज जी, सही बात है। तो आप कहेंगे कि कैपिटल जी के बारे में अगर जब भी आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे कि ये एक प्रकार का गुरुत्वीय नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। जबकि स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। करिश्मा चोपड़ा जी, थोड़ा सा इसके जो यूनिट है इसे थोड़ा सा देखेंगे भाई। निकिता जी ने क्या बोला? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ओके, कांस्टेंट, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर स्केलर, ओके, ग्रेविटेशनल, बहुत अच्छे न्यूटन मीटर, बहुत अच्छे। निकिता जी, बहुत अच्छे। करिश्मा जी, थोड़ी सी अपनी जो आपकी जो ये हेडिंग है, इन्हें जो आपकी यूनिट्स हैं इन्हें थोड़ा सा सही करें। केम सैनी जी, आपने क्या लिखा? 6.7 टू 10 टू द पावर -7, नहीं, -7 नहीं है।
-11 है। खेम सैनी जी थोड़ा सा देखें। बबले जी वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 के। तो F बराबर mg जी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी को इसके बारे में पता होगा। बहुत अच्छे। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया है, आपको क्या बोलना, आपको वहां पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे किस प्रकार से तैयारी करनी है। आपकी वैल्यूज सही आ रही हैं, लेकिन आपके मात्रकों में आपका जो अंतर आ रहा है वो मात्रकों में आ रहा है। तो मात्रकों को आराम से इन चीजों को याद करो। ये वही चीजें हैं जो पहले भी आई हैं, आगे भी आएंगी और आती रहेंगी। ठीक है, ये बेसिक्स है, इन बेसिक्स को क्लियर रखें भाई। अगला मेरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। आनुवांशिकता जिसे आप जेनेटिक्स कहते हो और वंशानुगति जिसे हेरिडिटी कहते हो, इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, देखें, आप जो भी लिखें थोड़ा सा समय लेकर थोड़ा सा उसके बारे में पूरा लिखें। अब ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, इसका संबंध आपने आनुवांशिकता के साथ बताया है या वंशानुगति के साथ? जेनेटिक्स से। बहुत अच्छे। तो मेरे एक बार क्वेश्चन सुने आप लोग, मेरे एक बार क्वेश्चन सुने और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से लिखेंगे। आनुवांशिकता और वंशानुगति में अंतर बताइए। जेनेटिक्स और हेरिडिटी में अंतर बताइए। बताइए, केवल एक विद्यार्थी का भी जवाब आया है। हेरिडिटी ट्रांसफर फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर, जेनेटिक्स ऑलवेज म्यूचुअल चेंज। बहुत अच्छे भाई सभी विद्यार्थी। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन एंड इट्स अरेंजमेंट। नहीं, जेनेटिक्स और आनुवांशिकता एक ही बात है। जेनेटिक्स और आनुवांशिकता आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छे। हाँ जी, अब सुनते चलें भाई, अब सुनते चलें। बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट जिनके भी जवाब आए। जेनेटिक्स, जीन, जीनोटाइप, हेरिडिटी, फिनोटाइप। अब सुनते चलें भाई। जेनेटिक्स क्या है और हेरिडिटी क्या है? सबसे पहले हेरिडिटी सुने। आज तक आप लोगों ने जो भी सुना है कि लक्षणों का, कैरेक्टर्स का, जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सेशन ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये सुना होगा कि दिस इज नोन एज जेनेटिक्स, इसे आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, एक बार सुनना, सुने भाई आराम से। आनुवंशिकता क्या है? लक्षणों का, हेरिडिटी, वंशानुगति क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। हेरिडिटी कहलाता है, मतलब जो लक्षण गए हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वंशानुगति कहलाएंगे। और अगर उसमें और उन कैरेक्टर्स के साथ अगर कुछ वेरिएशंस, कोई विभिन्नताएं अगर जाती हैं तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुने, बात सुने एक बार आप लोग मेरी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जेनेटिक्स में वेरिएशंस, बिल्कुल 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 निकिता जी, जेनेटिक्स वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, बिल्कुल।
तो यहाँ पर जेनेटिक्स में वेरिएशंस आएंगी, जेनेटिक्स में वेरिएशंस आएंगी, जबकि हेरिडिटी में हूबहू अगर आप अपने माता पिता जैसे हूबहू दिखते हैं तो आप हेरिडिटी का उदाहरण होते हैं। क्या आप उनके जैसे हूबहू दिखते हो या कुछ वेरिएशंस के साथ हो? ऑब्वियसली बात है, आप कुछ वेरिएशंस के साथ हो, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप जेनेटिक्स का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जो मैंने कहा आपको, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर हूबहू लक्षण जाएंगे तो वो हेरिडिटी होगी, और उसमें अगर वेरिएशंस आ गई तो अगर कोई भी जीव तो उसमें आ गया जेनेटिक्स। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं, जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। ओके, जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो आनुवंशिकता क्या हुई? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, विभिन्नताओं के साथ संचरण होना। ठीक है, चलिए आगे। अगला मेरा क्वेश्चन, चुंबक के अक्षों एवं पृथ्वी के अक्षों के मध्य संबंध बताइए। चुंबक मैग्नेट के जो एक्सिस हैं, जो पोल हैं, और जो पृथ्वी के पोल हैं, इन दोनों के मध्य में क्या संबंध होता है? बहुत इजी, बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ, दिक्पात कोण के बारे में, दिक्पात कोण के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा वैसे। नहीं, 17 डिग्री नहीं होता। हाँ ओके, मेरा क्वेश्चन है, चुंबक आपको पता है दो पोल होते हैं, और पृथ्वी के भी दो पोल होते हैं, इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। अर्थ नॉर्थ पोल इज मैग्नेट साउथ पोल एंड वाइस। बहुत अच्छे एसएम जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो मैं सुनना चाह रहा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जी बिल्कुल। लेकिन जो सुनना चाह रहा था, एसएम जी ने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझा, उन्होंने बात को बताया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विद्यार्थी। तो जो चुंबक का जो नॉर्थ पोल होगा वो हमारी पृथ्वी का साउथ पोल होगा, और जो हमारी चुंबक का साउथ पोल होगा वो हमारी पृथ्वी का कौन सा पोल बच गया? नॉर्थ पोल होगा। ओके, बहुत अच्छे। तो अर्थ नॉर्थ पोल इज मैग्नेट साउथ पोल, बहुत अच्छे विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन है, अवरक्त तरंग मतलब कि इंफ्रारेड वेव और पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट तरंगों का पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव बताइए। दोनों के प्रभाव अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं। किन किन घटनाओं से संबंधित हैं जरा मुझे बता दीजिए, फिर से सुन लीजिए, पहले हिंदी में बोल रहा हूँ कि अवरक्त तरंग और पराबैंगनी तरंगों का पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव है। कहने का मतलब इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, इनका हमारे पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव है। अल्ट्रावायलेट हार्मफुल फॉर ओजोन, ओजोन डिप्लीशन। एम के राज जी, ओके ओके, ये सारे के सारे आपके जवाब हैं। ओके, इंफ्रारेड, ओके, हीट वेव, ओके, हाँ थोड़ा ठीक जा रहे हो मतलब, हाँ एम के राज जी। ये ओजोन डिप्लीशन, ओके, आई आर कैप्चर्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस और यूवी अपर एटमॉस्फेयर, ओके, इंफ्रारेड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी राठौड़ जी, हाँ आप सही जा रहे हो। आई आर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत अच्छे। यूवी, आप लोगों को थोड़ा सा समय लगता होगा, लेकिन इन सब चीजों को एक ही बार में, एक ही अगर बॉक्स में, एक ही चैट बॉक्स में अगर आप लिख के, नहीं तो मैं चीजों को आसानी से पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि वास्तव में आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। यूवी रेज हार्मफुल फॉर स्किन एंड कैंसर,
IR ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। ओके ओके, अब आप मेरा ओके, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। क्या दोनों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्या? सुने जरा, मेरी बात सुने अब। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आपके ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अवरक्त तरंगे जो हैं वो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। हल्की सी बात थी, इन दोनों का हमारे वातावरण पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, परमाणु विखंडन के दो उपयोग बताइए। परमाणु विखंडन के दो उपयोग बताइए। न्यूक्लियर डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहा हूं। जी करिश्मा जी, बिल्कुल। परमाणु भट्टी, ओके। मेडिकल, ओके। न्यूक्लियर, ओके। कैंसर मेडिकल, ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर, एटम बॉम्ब, बहुत अच्छे संजय जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। कुछ विद्यार्थियों के आंसर आने अभी बाकी हैं। न्यूक्लियर मेडिकल यूज इन डीलिंग कैंसर ट्यूमर, ओके। मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। ये कार्बन डेटिंग पे कहाँ आ गए आप लोग? वो तो समस्थानिक हो गए उनके। चलिए बहुत अच्छे, सुने। परमाणु विखंडन के दो उपयोग, पहला आप कर लीजिए इसमें परमाणु बम में, दूसरा कर लीजिए नाभिकीय भट्टी या आपके परमाणु रिएक्टर में। बस सिंपल सी बात थी, बहुत अच्छे रेखा जी, हाँ मेडिकल में बहुत अच्छे। चलिए अब आप मेरी बात सुने। अगला क्वेश्चन मेरा मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, थर्मामीटर, ओके। हाँ जी करिश्मा जी, बहुत अच्छे हैं। आप मेरे को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी आपका। हाँ हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर करने में जल्दबाजी ना करके एक आराम से अपनी बात को रखें, थोड़ा सा अपनी टाइपिंग को फास्ट रखें। किसी भी दो थर्मामीटर के उपयोग बता दीजिए। हाइड्रोजन बम में तो हाइड्रोजन बम के लिए तो नाभिकीय संलयन क्रिया का यूज होता है, फ्यूजन का। मेरा अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर के उपयोग, कोई भी दो प्रकार के थर्मामीटर के उपयोग बता दीजिए। जी बिल्कुल बबलेश जी, बहुत अच्छे एम के राज जी। किसी भी प्रकार के दो थर्मामीटर, अलग अलग थर्मामीटर हो, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के, मेरे एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, किसी भी प्रकार के आपकी मर्जी से, देखो बहुत प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। डिग्री सेल्सियस हो गया, ये तो उनके अलग अलग पैमाने हो गए, जैसे एल्कोहल तापमापी हो गया, पारा तापमापी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गैसीय हो गया। तो किसी भी प्रकार का आप अपनी मर्जी से दो प्रकार के थर्मामीटरों के यूज बता दीजिए मुझे। जैसे पहला मुझे एक बताया था किसी ने अभी, हाँ एम के राज जी ने, एल्कोहल टेम्परेचर फॉर लो टेम्परेचर, एम एल्कोहल थर्मामीटर, ओके। मर्क्यूरी थर्मामीटर, टेम्परेचर मेजरमेंट इन फीवर, ओके। ठंडे प्रदेशों का ताप, ठीक है, ठीक है। And the heat within for sun.
जी बिल्कुल। बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। निकिता जी बहुत अच्छे। मैं ये पायरोमीटर में बहुत देर से सुनना चाह रहा था कि कोई स्टूडेंट ये पायरोमीटर जैसे शब्द बोले, किसी ने नहीं बोला। बहुत अच्छे आपने बोला, बहुत अच्छे। आप कहेंगे कि मरकरी का यूज हम कर सकते हैं डॉक्टरी पैमाने में, और एल्कोहल तापमापी का यूज हम उन जगह करेंगे जहां पे या फिर हम कह सकते हैं अति निम्न ताप को नापने के लिए। कम तापमान में एल्कोहल, नहीं नहीं बबलेश जी, आप शायद थोड़ा उल्टा लिख गए, आप उल्टा लिख गए। एल्कोहल तापमापी हम कम तापमान में कर सकते हैं, और पारा जिसका क्वथनांक लगभग 357 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो हम लगभग यहाँ से 350 डिग्री सेल्सियस का तापमान नाप सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे कैच करके और उससे संबंधित जो भी बातें आपके माइंड में आ रही हैं आप उसे टाइप कर रहे हैं। बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट का यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी आप सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। बस हाँ वो मीटर वाले, वो सॉरी, वो यूनिट का एक जो क्वेश्चन था स्मॉल जी और कैपिटल जी, उसमें आप लोगों की जो वैल्यूज और कुछ स्टूडेंट के मात्रक जो यूनिट्स थे उसमें समस्या आती, बाकी सब बहुत अच्छे। डॉक्टर मेजरमेंट एल्कोहल लो टेम्परेचर, ओके ओके। डॉक्टरी, ओके डॉक्टरी मेजरमेंट के लिए तो हम मर्करी टेम्परेचर यूज करते हैं। ओके हाँ, आपने वो आगे बात मेंशन कर दी कि बॉडी टेम्परेचर और बॉडी का संबंध डॉक्टर से। ओके जी बहुत अच्छे, थैंक यू। उसके बाद पायरोमीटर, दूर की वस्तुओं का तापमान नापने के लिए, जैसे सन का टेम्परेचर नापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ पे आप, और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। केल्विन और इनके मध्य में क्या संबंध है, कैसे उन चीजों को आप और अच्छे से डिफाइन करके बता सकते हो, वर्बली बता सकते हो, किसी प्रकार के मैथमेटिक्स करना या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से नहीं, न्यूमेरिकल के माध्यम से नहीं, वर्बली उन्हें कैसे बता सकते हो, उस चीज का भी थोड़ा देखना। चलिए बहुत अच्छे। ऊष्मा का टॉपिक महत्वपूर्ण है। न्यूटन का जो नियम है कूलिंग लॉ, उसके बारे में भी देखना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। 2008 प्री में भी वहां से क्वेश्चन बना था, मेंस में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से, तो देखना भाई। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम में दो अंतर बताइए। मेरे शब्दों को आराम से सुने, उसके बाद आराम से लिखें ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ पाऊं। 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम में दो अंतर बताइए। सत्तर एस और 80S प्रकार के राइबोसोम में दो अंतर बताइए। दो अंतर। बबले जी मैं अंतर के बारे में पूछ रहा था कि 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं उनमें दो अंतर बताइए। एस्पायर जी एक और बताइए, एक हो गया आपका, बहुत अच्छा। दो बताइए। मुझे पता था कि एक तो आप लोग बता दोगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसीलिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन की, दो अंतर की मैंने डिमांड रखी है। हाँ मोनिका जी, ये तो मुझे पता था कि आप ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये तो सभी बताएंगे। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का तो दोनों ही बनाएंगे। एमिनो एसिड तो प्रोटीन संश्लेषण तो दोनों ही करेंगे। सरिता जी का जवाब से मैं प्रभावित हुआ हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे विद्यार्थी, बिल्कुल। आप यहाँ पे पहला तो अंतर बता सकते हैं, आप यहाँ पहला अंतर बता सकते हैं कि 80S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और 80S
यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और दूसरा अंतर आप यहाँ की जो इनकी सब यूनिट है उपइकाई है, जैसे सरिता जी ने कहा कि 70S मिलकर बनता है 50S और 40S से, एक सेकेंड, 50S और 40S, 70S, हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। और 80S बनता है 60S और 40S से। क्या आप सही जा रहे हैं क्या? एक बार ये जो, ओके, यहाँ पे आपके बहुत सारे, हाँ 30S, बहुत अच्छे जी। हाँ जी, अब सही है सरिता जी, बिल्कुल। 50S, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 70S के लिए बिल्कुल सही है जी सरिता जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। केम सैनी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे। चलिए, अब अगले मेरे दो क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप लोगों की बुद्धिमत्ता, और मैं कहूँ कि आप लोगों ने, जो मैं अपने लास्ट सेशन में आया था जब मैंने कहा था कि आप सभी लोग अगर रोग पढ़ रहे हैं तो रोगों से ज्यादा रोगों के लिए चलाई जा रही स्कीम पर तुम ध्यान देना। तो मेरे दो क्वेश्चन उसी से संबंधित है। मेरा पहला क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो अभियान के बारे में बताइए। मैंने पूछा कि भारत में पल्स पोलियो अभियान के बारे में बताइए। आई नो 2014 में फ्री हो गया था, लेकिन पल्स पोलियो अभियान कैसे चालू हुआ, किस देश की तर्ज पर हुआ, क्या इसका उद्देश्य था, ये सारी बातें। और मैं चाहूंगा कि एक ही बॉक्स में हर एक स्टूडेंट अपना आंसर बताए। एम के राज जी बहुत अच्छे, 1995 में शुरू हुआ, स्टार्टेड इन 1995 एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल। ओके, आप लोग के जवाब बड़ी जल्दी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने बोला पल्स पोलियो अभियान, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें जो भी पल्स पोलियो से संबंधित है सारी की सारी आनी चाहिए। और मैंने आप लोगों से जो उम्मीद करी थी, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मुझे लगा था कि कोई स्टूडेंट यहाँ आकर मुझे पल्स की फुल फॉर्म बताएगा। मैंने ऐसा उम्मीद करा था आपसे, हालांकि मेरा क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद करा था आप लोगों से कि कोई स्टूडेंट मुझे पल्स की फुल फॉर्म बताएगा। पल्स पोलियो में, जो पोलियो है वो तो डिजीज है, लेकिन पल्स क्या है उसकी आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताते तो मुझे बहुत सही सा लगता है। ऐसा मैंने उम्मीद करी थी आप लोगों से। कोई बात नहीं, बाकी जो भी आपने बताया मैं समझ सकता हूँ कि जिन विद्यार्थी ने 1995 के बारे में बताया, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तभी आप लोग वहां से इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। बहुत अच्छे। मैं अपने शब्दों में बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक प्रकार का विशेष प्रोग्राम था जिसे WHO ने शुरू करा था। किस लिए? दुनिया भर में पोलियो के उन्मूलन के लिए। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में दिल्ली में हुई थी भाई शुरुआत, जिसके माध्यम से 5 वर्ष तक के बच्चों को OPV की 2 बूंदें पिलाई जाती थी। और लास्ट में भारत को मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और पल्स की फुल फॉर्म होती है पोस्ट रेस्यूसिटेशन एंड इनिशियल यूटिलिटी इन लाइफ सेविंग इफेक्ट। तो ये उसका कुछ एक प्रकार का पल्स की फुल फॉर्म थी, आप लोग देख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ओके, 2 5 ईयर ओपीवी, ओके, बहुत अच्छे विद्यार्थी। करिश्मा जी बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे।
हाँ, और ये मेरी कहने की जो समरी थी, जो मैं कहना चाह रहा था, वो यही कहना चाह रहा था मैं। बहुत अच्छे। चलिए, मेरा अगला एक और है आपसे, एक और इसी स्कीम के बारे में, एक अन्य रोग के बारे में। टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताइए भाई। क्या उद्देश्य है इसके? इन्होंने देखकर ही लिखा होगा बिल्कुल। आई मीन इन्हें सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। इन्हें याद था, तभी तो इन्होंने इतनी जल्दी ये सब कुछ लिख दिया। बहुत अच्छे हैं। नहीं, 2025 तक उन्मूलन तो है, लेकिन वो इसका नहीं है। टीबी हारेगा देश जीतेगा। हम्म, टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक उन्मूलन करना इसका नहीं है। मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए। आप में से जो भी विद्यार्थी बताना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। डॉट्स की आपने सही बात बताई। हाँ सरिता जी, बिल्कुल। टीबी अवेयरनेस कैंपेन बहुत अच्छे हैं। अवेयरनेस अबाउट टीबी एंड इट्स मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके। एक्सपेंड रीच ऑफ मेडिकल। बहुत अच्छे मोनिका जी, बहुत ज्यादा अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ बबलेश जी, लेकिन जो मैं आंसर सुनना चाहता था, मोनिका जी बहुत अच्छे, और एक और विद्यार्थी है सरिता जी, बहुत अच्छे। निश्चय प्रोग्राम था, वो भी आई थिंक इसी से रिलेटेड है। नॉट श्योर, मुझे नहीं पता जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, निश्चय प्रोग्राम के बारे में। हाँ जी, टीबी नियंत्रण का प्रचार प्रसार 2022 तक हमें करना है, ये इसका उद्देश्य रखा है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। जहां तक मुझे अंदाजा है इस बात को लेकर, सितंबर 2019 में इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। भारत का टारगेट है कि हम 2025 तक हम टीबी से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए गांव गांव शहर शहर ढाणी ढाणी में हमें यहाँ से संबंधित जो भी उपचार है वो वहां पे मुहैया करवाने होंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे 2022 तक सभी जगह पे पहुंचाया जा सके। बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी। अब मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, अब हम हमारे सेशन के अंतिम पड़ाव पर हो रहे हैं। सहजीवी पोषण को उदाहरण सहित बताइए। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को उदाहरण सहित बताइए। लाइकेन, कवक शैवाल। बहुत अच्छे बबलेश जी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा अच्छे से बताइए, उदाहरण सहित बताइए। हाँ, लाइकेन, माइकोराज, बिल्कुल। पॉजिटिव फॉर बोथ लाइकेन सिम्बायोटिक गेन बेनिफिट्स बाई। आप शायद बोथ कहना चाहते थे सरिता जी। हाँ, बोथ पार्टिसिपेंट लाइकेन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विद्यार्थी। जी सरिता जी, इसी प्रकार के आंसर्स की नीड होती है मुझे। अगर आप एक शब्द में मुझे कुछ बोल रहे हो तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता। मैं यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग देखता हूँ। बहुत अच्छे सरिता जी। सिम्बायोटिक होस्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ बेनिफिट। बहुत अच्छे राठौड़ जी, बहुत अच्छे। हाँ, आप शायद बबली जी थोड़ा सा शायद कोई टाइपिंग एरर होगा, लेकिन हाँ, जो बात मुझे बताना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ उस बात को। जब दोनों जीव एक दूसरे को जल पोषण उपलब्ध कराए। ओके ओके, आप ये कहना चाह रहे हो। ओके। बेनिफिशियल फॉर होस्ट एंड पैरासाइट। ओके।
बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी। न्यूट्रिशन एंड सेंटर टू ईच अदर, बहुत अच्छे मोनिका जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल जी निकिता जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से। बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, और यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जी, तो मेरा आज की क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन, मुकुलन जिसे आप बडिंग भी कहते हैं, विधि को उदाहरण सहित समझाइए। मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। मुकुलन जिसे बडिंग कहते हैं को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन, बहुत अच्छे बबले जी। वेजिटेटिव, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा, बहुत अच्छे सौरभ जी। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल, बहुत अच्छे सब स्टूडेंट। हाइड्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ओके, बहुत अच्छे। प्लांट्स में नहीं है ये, प्लांट्स में नहीं है, प्लांट्स में उसे फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ओके, बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी जी। जी हाइड्रा ईस्ट, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल। कोशिका विभाजन नहीं, यहाँ कोशिका विभाजन तो देखो, कोशिका विभाजन तो है ही, आप ये कह सकते हैं कि इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जी कोई नहीं, सही है जी। बहुत अच्छे। और इस क्वेश्चन का मुझे सबसे अच्छा आंसर लगा ये वाला, आप सब लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ए स्मॉल बर्ड इमर्ज फ्रॉम मैन बॉडी एंड गेट डिटेक्ट फ्रॉम ए न्यू ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा, बहुत अच्छे विद्यार्थी। बहुत अच्छे। तो आज की क्लास में, इस क्लास में मैंने आप लोगों से 15 क्वेश्चन शेयर करे, और मुझे खुशी है कि आप सभी विद्यार्थियों का जो रेस्पॉन्स था बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट अपने लिखने के स्किल्स को और डेवलप कीजिए, और एक बात और, क्वेश्चन आते ही उसका आंसर देने की होड़ मत लगाइए। आप लोग ये कोशिश कीजिए कि मेरे को अगर मैं 2 मिनट बाद अगर अपना जवाब दे दूंगा, लेकिन वो उसका जो मैं लिखूं वो वास्तव में एक ऐसा हो कि जो सामने वाला उन चीजों को पर्टिकुलर पढ़े तो हाँ उसे भी मजा आए। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को पॉइंट आउट करके बताया कि हाँ जो भी आप पढ़ रहे, जो भी आप बता रहे हो उसमें क्या कमियां हैं, और जो विद्यार्थी अच्छा बता रहे हैं मैंने उनके लिए भी बताया कि हाँ भाई आपने जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। तो बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। इन 15 क्वेश्चंस इन 15 क्वेश्चंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सब का पोर्शन हुआ, और हमने यहाँ पर अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करे थे। वहां पर भी जो मेरा उद्देश्य था वो मेरा यहाँ पर था कि आपके राइटिंग स्किल्स, और जिस भी टॉपिक को मैं, जिस भी शब्द को अगर मैं बोलूं तो वो आपका कितना सही रहेगा, आप लोग वहां से कितना उस शब्द को कैच कर पा रहे हो। तो बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ मेरी तरफ से आज का सेशन हो गया फिर। तो घर आ गया, तो आ गए क्या? ठीक, किसी को कुछ भी पूछना है अभी बीच में तो पूछ सकते हैं।
बताइए किसी भी विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो। उसको तो वही चाहिए। हाँ जी। ठीक है, कंक्लूड करते हैं पहला सेशन, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पे लिखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। किसी भी प्रकार की कोई क्वायरी हो आप बता देना। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यू आर ऑलवेज वेलकम।